Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is me, Sarana Sekbal, your chemistry and biology teacher. Okay, welcome back to the next video in which we will discuss the Rutherford atomic model. Okay, first of all, Rutherford atomic model में जो है हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये एटॉमिक मॉडल सबसे पहले इसको जो है मतलब जो इसका एटॉमिक मॉडल जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है भाई, ये रदरफोर्ड ने जो है ये एक्सपेरिमेंट करा था। कब किया था? 1911 में। तो 1911 में रदरफोर्ड ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या करा, इसने जो है एक न्यू मॉडल पेश करा एटम को समझने के लिए। सही है, एटम के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक नया एटॉमिक मॉडल दिया। सही है, सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा, एक जो है लेड बॉक्स लिया। ठीक है, पीबी जो लेड होता है उसका एक पूरा बॉक्स लिया, उसमें जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रख दिया पोलोनियम। ठीक है, तो पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन रिलीज करते हैं, इस वजह से उनको हम एक किसी भी ऐसे उसमें नहीं रखते, ऐसा मटेरियल में नहीं रखते जिसमें से वो रेज जो है बाहर निकल रही हो। तो इसी वजह से हमने जो है यहाँ पे कौन सा बॉक्स इस्तेमाल करा? लेड ब्लॉक इस्तेमाल करा। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है हमने जो है एलिमेंट इस्तेमाल करा? पोलोनियम इस्तेमाल किया। ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? PO। तो अब ये जो पोलोनियम है ये यहाँ से क्या रिलीज कर रहा होता है? अल्फा पार्टिकल्स रिलीज कर रहा होता है, अल्फा रेजिस्टर रिलीज कर रहा होता है। अब ये आपको ये चीज नजर आ रही है, एक शीट होती है, ये एक फॉइल होती है जिसकी, और ये कौन सी होती है? गोल्ड की फॉइल होती है। सही है, कौन सी होती है? गोल्ड की एक फॉइल होती है, गोल्ड की शीट होती है जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन बेसिकली है इसकी बनी हुई जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है। ठीक है, एक जो है स्क्रीन होती है, इसको हमने जो है जिंक सल्फाइड से क्या किया हुआ होता है? कोट किया हुआ होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल नजर आ रही होगी आपके, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकल रही हैं, यहाँ अब ये अल्फा पार्टिकल क्या इससे जाके टकराती हैं। अब इससे जाके टकराने के बाद ये क्या करती हैं, ये कुछ तो जो है बिल्कुल स्ट्रेट चले जाती हैं। ये गोल्ड फॉइल है, इसमें से इसने जो है पास आउट करा और बिल्कुल क्या हुए? स्ट्रेट चले गए। स्ट्रेट जाने के बाद किससे टकरा गए? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा गए और वहां पे एक ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो है ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ये जो है पास आउट होते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एंगल, ये थोड़ी सी बैंड होती है और क्या होता है? छोटे से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और ये आ जाती है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। पहली चीज मैंने क्या बोला कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कुछ तो जो है बिल्कुल स्ट्रेट चले जाती हैं। ठीक है, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट जाके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके जो है टकराती हैं, वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। कुछ क्या करती हैं कि उससे जो है पास आउट होती हैं गोल्ड की फॉइल से और जो है छोटा सा एंगल जो है बैंड आउट होता है और बैंड होने के बाद थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा जाती है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा होगा। तीसरी चीज क्या है कि कुछ जो है वो क्या हो जाती है, वो जो है जिंक सल्फाइड से टकराकर ही जो ना पास आउट हो जाती है। सही है, वापस बैकवर्ड रिफ्रैक्शन शो कर देती है, टकराती हैं और जो है वापस चले जाती है। जैसे ये टकराई तो ये वापस चले गई, ये टकराई तो ये वापस चले गए। इस तरीके से ये पास आउट होती नहीं है। सही है, तो इस तरीके से ये तीन तरीके की हमने जो है देखा, तीन तरीके यहाँ पे फिनोमेना हो रहा है कि पोलोनियम यहाँ पे जो है एलिमेंट हमने इस्तेमाल करा लेड के बॉक्स में, ताकि ये जो है रेडियो एक्टिव रेस ज़ाहिर निकल रही होती है इसमें से, तो ये नुकसान ना करे, इसमें से इस बॉक्स में से निकलती नहीं है। फिर ये पास आउट करती हैं अल्फा पार्टिकल्स को। ये आपको बीम नजर आ रहा होगा, ये अल्फा पार्टिकल्स की जो है रेज हैं, ये किससे आके टकराती हैं? गोल्ड की फॉइल से टकराती हैं। और जब भी गोल्ड की फॉइल से टकराती हैं तो ये तीन तरीके की जो है डायरेक्शन दिखाती हैं। एक तो बिल्कुल जो है पास आउट होती है और स्ट्रेट आ जाती हैं और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे आके जो है क्या करती हैं? एंगल वो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी क्या करती हैं? जो है गोल्ड की फॉइल से टकराती हैं, पास आउट होती हैं और जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करती हैं और जो है आ जाती हैं किस टकरा इस पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकरा जाती हैं। और तीसरा क्या होता है कि जो है ज्यादातर रेज जो है वो क्या होती हैं कि वो डिफ्लेक्शन शो कर देती हैं। सही है, डिफ्लेक्शन शो करती है कि क्या? डिफ्रैक्शन हो जाता है।
आती हैं, टकराती हैं और वापस चले जाती हैं, सही है, इस तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम जो है ऑब्जर्वेशन इसकी पढ़ लेते हैं बुक से। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या स्ट्रेट पास हो गए, स्ट्रेट आ गए, बिल्कुल पास कैसे हो गए, बिल्कुल स्ट्रेट आ गई और उसमें उन्होंने जो है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, सही है। और जो है जिंक सल्फाइड पे की स्क्रीन पे आके जो है उन्होंने क्या प्रोड्यूस करा, ग्लो प्रोड्यूस करा। दूसरा पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रांग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू बोर्ड शीट। कुछ ऐसी थी जिन्होंने स्मॉल सा डिफ्लेक्शन शो करा, ठीक है, स्मॉल सा डिफ्लेक्शन शो करा, जैसे कि ये वाली रेज है, ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ पर ऐसे कुछ जो है डिफ्लेक्शन शो कर सकती हैं और जो है कुछ रेज ऐसे पास आउट होगा, ठीक है, कुछ थिंग। तीसरा क्या है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 8000 यानी कि 8000 में से तकरीबन एक ने जो है क्या करा, रीट्रेस देयर पाथ। क्या बोल रहे हैं कि जो है कुछ ऐसी थी कि जो है आई टकराकर उन्होंने अपना वापस जो है रास्ता अपना लिया, वापस जो है टकरा के जो है वो वापस चले गए, सही है। तो दीज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन के इस हमने एक्सपेरिमेंट में ये चीजें ऑब्जर्व की, ठीक है। अब इसको एक्सपेरिमेंट के बाद जो हम देखेंगे कि इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, ठीक है। ओके जी, डिस्कस कर रहे थे कंक्लूजन देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। इसमें आपको जो है नजर आ रहा होगा कि ये हमने जो है एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये हमारे पास जो है डिफरेंट ये आउटर मोस्ट शेल आ गया और ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। तो बुक से जो है थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, फिर मैं जो है उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। तो क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन का पहला पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के हिसाब से कि कोई भी एटम जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस वाला पार्ट, एक नॉन न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल सकते हैं हम उसे। तो न्यूक्लियस पार्ट वाला ये आपको पार्ट नजर आ रहा है सेंटर वाला जहां पे पॉजिटिव है, जहां पे प्रोटॉन होता है, तो ये न्यूक्लियस पार्ट है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें जो है वो क्या हो गए थे, वो स्ट्रेट लाइन में पास हो गए थे और अनडिफ्लेक्टेड, और उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करी थी, वो कहीं मुड़े ही नहीं थे। shows that most volume occupied by atom is empty, और इससे क्या पता चला कि ज्यादातर जो एटम का पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है। तो ये आप पहली वाली देखिए, ये वाली रेस आ रही है अल्फा पार्टिकल, ये आ रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आई और जो है पास हो गई। इसी तरीके से ये वाली लास्ट वाली देखें, ये आई स्ट्रेट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आई, ट्रैवल किया उन्होंने और पास हो गई। तो ज्यादातर जो है एटम का जो पार्ट है वो उसमें हमने देखा कि जो है स्ट्रेट लाइन में आ रही थी रेस और जो है पास हो गई थी, ठीक है। तो ज्यादातर इससे क्या पता चला कि ज्यादातर जो एटम का पार्ट है वो क्या है, खाली है, वो क्या है, एम्प्टी है। आई बात समझ में, ज्यादातर जो एटम का पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा। तो ज्यादातर एटम का पार्ट क्या होता है, खाली होता है। फिर तीसरा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड and their deflection indicates that the center of atom has a positive charge which is named as nucleus। तो अब इन्होंने क्या बोला कि अल्फा पार्टिकल, जैसा कि आपको पता है अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, सही है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जब ये अल्फा पार्टिकल्स की रेस आ रही थी और इन्होंने न्यूक्लियस, ये जब न्यूक्लियस से टकराए तो इन्होंने क्या शो करा, डिफ्लेक्शन शो करी। आई बात समझ में, तो इन्होंने क्या करा, जाहिर है पॉजिटिव तो दूर भागते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जो है अगर एक साथ मिलेंगे तो वो मिल नहीं सकते, वो क्यों, क्योंकि वो दूर भागेंगे, क्यों पॉजिटिव पॉजिटिव है, लाइट लाइट जो है वो क्या होता है, दूर भागता है, हाँ अनलाइट जो है वो करीब आते हैं। पॉजिटिव अगर नेगेटिव से मिलेगा तो वो करीब आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जो है करीब नहीं आ सकते, वो दूर भागते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई कि कुछ रेस ऐसी थी जो कि स्ट्रेट आई और उन्होंने क्या, डिफ्लेक्शन शो करी। डिफ्लेक्शन क्यों शो करी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव थी और न्यूक्लियस का भी चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से उन्होंने क्या शो करा, डिफ्लेक्शन शो करी। तो ये दूसरी रेस आपको नजर आ रही होंगी, इन्होंने डिफ्लेक्शन शो करी, स्ट्रेट आई और क्या करा इन्होंने, न्यूक्लियस से टकराई और डिफ्लेक्शन शो किया। और ये कौन से पार्ट से टकरा के होती है, न्यूक्लियस के पार्ट से, ठीक है। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट है, द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज्ड
न्यूक्लियस। तो बोल रहे हैं ज्यादातर जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। माइनस चार्ज आपको नजर आ रहा होगा, ये माइनस चार्ज, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द सराउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। The electrons are revolving around the nucleus in extranuclear part called orbit। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स बोला जाता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक दफा मैं रिकॉल कर देता हूं। इन्होंने बोला भाई रदरफोर्ड के हिसाब से कोई भी एटम होता है उसमें दो चीजें होती है, दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक नॉन न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियर वाला ये पार्ट है, बाकी जो है जितना भी एटम का ये वाला पार्ट है वो क्या है, नॉन न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। अब इन्होंने बोला कि जब हमने अल्फा रेड्स पास करी थी गोल्ड की शीट में से, तो ज्यादातर जो रेस थी वो स्ट्रेट पास हो गई थी। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जब रेस पास हो गई स्ट्रेट, इसका मतलब है कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो क्या है, खाली होता है। ठीक है, अब कुछ रेस ऐसी थी कि उन्होंने जो है डिफ्लेक्शन शो करी। डिफ्लेक्शन क्यों शो करी, क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूक्लियस से जब वो टकरा रही थी तो वो भी पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से पॉजिटिव को टकराने से वो क्या होते हैं, दूर भागते हैं, इस वजह से उन्होंने डिफ्लेक्शन शो करी। सही है। और कुछ ये वाली जो है वो क्या होती है, तीसरी रेस, शायद मैं बताना भी भूल गया कि तीसरी वाली रेस आपको नजर आ रही है कि कुछ रेस ऐसी थी जो कि बाउंस बैक हो गए, रिफ्रैक्ट कर लिया उन्होंने। ठीक है, अपना रास्ता वापस चले गए, जैसे यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद वापस चले गए। क्यों वापस चले गए, क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियस होता है उसमें मास होता है, और मास से ये पास आउट होने नहीं देता अंदर। ठीक है, तो वो क्या ओपेक सा बोल सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वजह से ये क्या टकराती हैं और वापस चले जाती है, तो ये अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं कर सकती अल्फा पार्टिकल, इस वजह से टकराए और क्या वापस अपना रास्ता मोड़ लिया, इस वजह से। ठीक है भाई, तो जो है उम्मीद है कंक्लूजन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है इसके जो है रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड dense and very small nucleus containing proton and neutron। क्या बोल रहे हैं, एटम जो होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वो डेंस होता है, और वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, और उस छोटे से न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और जो तकरीबन पूरा मास होता है एटम का वो कहां पर होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट where probability of finding electron is maximum। क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, जहां पर न्यूक्लियस के सराउंड जो है कुछ जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पर इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में जाते हैं, फिर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ व्हिच हैव विद हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन जो है जब वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के गिर्द जब सराउंड करते हैं तो वो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। These circular paths are known as orbit या shells। अच्छा, इनको जो है ये जो सर्कुलर पाथ है इनको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, या इनको बोला जाता है शेल्स। ये दोनों चीजें हैं, इनको आपने याद रखना है, ऑर्बिट भी बोला जाता है इनको या शेल्स भी बोला जाता है। ठीक है भाई, an atom is electrically neutral because it has equal number of proton and electrons। क्या बोल रहे हैं, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाता है, एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। लास्ट है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो उसके ओरिजिनल एटम के हिसाब से उसका बहुत छोटा होता है। ठीक है भाई, सो दीस ऑल आर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लास्ट चीज है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इसने क्या बोला, अच्छा इसको जो है मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं फिर आपको बताता हूं डिफेक्ट्स। ओके जी, तो डिस्कस कर रहे थे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है भाई, देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है डिफेक्ट्स में रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अच्छा, डिफेक्ट्स का मतलब होता है, मैं बताना भूल गया कि डिफेक्ट्स का जो मतलब होता है वो होता है कि कुछ खराबियां या कुछ ऐसी चीजें जो इसने जो है रदरफोर्ड ने नहीं बताई, तो वो हम जो है उसको बोलते हैं क्या, डिफेक्ट्स। ठीक है भाई, तो ऐसी चीजें हैं जो रदरफोर्ड ने नहीं बताई या ऐसी मिस्टेक जो इसने रदरफोर्ड ने की है
कि यह बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी खराबियां जो रदरफोर्ड से जो है हो गई थी। ठीक है भाई, तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने जो है एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। ठीक है भाई, कि स्टेबल इलेक्ट्रॉन एटम जो है किस तरीके से स्टेबल होता है या नहीं होता, तो इसने स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। इन Rutherford atomic model, the negatively charged electron revolve around the nucleus in circular path and emits energy continuously. क्या बोल रहे हैं? Due to continuous loss of energy, ultimately it must fall into the nucleus. इसने बोला भाई, इसका दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली जो है सराउंड करता रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंड करता है तो वो एनर्जी जो है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूअसली इमिट करता रहता है। तो जब कंटिन्यूअसली एनर्जी को वो इमिट करता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अचानक से कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं दूसरे पॉइंट को। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूअसली सराउंड करता है और एनर्जी को कंटिन्यूअसली इमिट करता रहता है, खारिज करता रहता है, रिलीज करता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। सही है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, if the revolving electron continuously emits energy then there would be a continuous spectrum, but in contrast to it if we get line spectrum from the atoms of element। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करता रहेगा तो उसको जो है जो स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए वो कौन सा बनाना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। ठीक है, कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वो बनाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो है तीन इसके डिफेक्ट्स थे जिसमें इन्होंने इसमें पहला पॉइंट में था कि इसने जो है एटम के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा जो है पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द सराउंड कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट कर रहा है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट है इसका। और तीसरा था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट कर रहा है तो इमिट करने के नतीजे में उसके जो स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी एटम जो है किसी भी एलिमेंट का, वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। आई बात समझ में? तो ये तीन जो है डिफेक्ट्स है जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से के जो है उसमें पाए गए थे उसने जब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है भाई, लेकिन इसने बहुत अच्छी चीजें बताई थी, बहुत अच्छा इसका एक्सपेरिमेंट था जिससे जो है हमें एटम के बारे में काफी कुछ जो है नॉलेज हासिल हुई थी। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी पॉइंट में जो समझ में ना आया हो तो वो लाजमी मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमने आज का जो है लेक्चर जिसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।